नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें अशोक श्रीवास्तव जी जो कि दूरदर्शन के एक एंकर हैं, उन्होंने कांग्रेस की नीतियों के बारे में, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार बरकादत्त जैसे पत्रकारों के बारे में जो सच बताया है, खासकर एनडीटीवी के बारे में, जिसका कि राष्ट्रपति भवन के अंदर में इनॉग्रेशन हुआ था और उस इनॉग्रेशन का प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन से ही हुआ और किस तरह से ये लोग, ये पत्रकार जो थे उस टाइम के, जो आज की पत्रकारिता को, आज के पत्रकारों को जो कि गोदी मीडिया कहते हैं, ये लोग किस तरह से कांग्रेस के टाइम में मंत्री बनवाते थे। और इतना ही नहीं बल्कि इन सभी पत्रकारों को हर महीने कांग्रेस के ऑफिस से जितनी उनकी सैलरी होती थी उसी के बराबर में एक अमाउंट मिलता था, हरे हरे नोट मिलते थे उनको हर महीने। आइए देखते हैं कि अशोक कुमार जी ने और क्या क्या खुलासे किए हैं सो कॉल्ड देशभक्त कांग्रेस पार्टी के बारे में और कांग्रेस के शासनकाल के बारे में। धन्यवाद। गांधी जी जो संसद में पेपर लेकर दिखा रहे थे, भगवान शिव का, गुरु नानक जी का, इस तरीके से दिखा रहे थे। आप अचानक से आते हैं टीवी शो पर और दिखाने लगते हैं कि ये देखिए आपने यहाँ पर करप्शन किया है, आपने यहाँ पर घोटाला किया है। हिंदुत्व उसका हिंदुत्व क्यों करते हो आप? इसका इस्लाम उसका इस्लाम क्यों नहीं करते? ये एक मोड चेंज हमें कैसे दिखता है? क्योंकि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो दूरदर्शन वॉज लाइक न्यूज रीडिंग। आज की डेट में इसको हम व्यूज कह सकते हैं और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना, एक नैरेटिव को सेट करना। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये जो आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं ना, ये बदलाव एकदम से नहीं आया है। ये बदलाव 2016 के बाद से आने लगा था, लेकिन लोगों को रजिस्टर अब हो रहा है क्योंकि किसी भी चीज को बिल्ड करने में और बहुत सारी बातें 2016 से जब हमने बदलाव किया तो बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, उनको लगता नहीं था कि दूरदर्शन पे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कुछ होते हैं। ये बदलाव 2016 में तब हुआ था जब दिल्ली में जेएनयू के अंदर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना, उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये जो लड़ाई है भारत को तोड़ने की, ये हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है। मैं जहां बैठा हूं, हम लोग जहां बैठे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर पर अगर नारे लग रहे हैं भारत तेरे टुकड़े, और युवाओं के बीच नारे लग रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जेएनयू में, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगा कि ये वैचारिक लड़ाई शुरू हो गई है। तो मैं इस मामले में उस वक्त जो हमारे आईएनबी मिनिस्टर थे, अरुण जेटली जी थे, मैं जेटली जी के पास गया। मैंने अरुण जी से कहा, मैंने कहा सर ये बताइए, ये तो वॉर है, आप छोड़ दीजिए बाकी सब कुछ, लेकिन ये तो वॉर भारत को तोड़ने की वॉर है, ये कोई और वॉर नहीं है। क्या इसको लेकर के हमारी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए थी दूरदर्शन की? तो उन्होंने कहा क्या होनी चाहिए? तो मैंने बोला हमको इनको एक्सपोज करना चाहिए, हमको इनसे लड़ना चाहिए। देश के युवा हमको जो देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहिए ये आइडियोलॉजी क्या है, ये लोग क्यों इस तरह के नारे लगा रहे हैं, इसके पीछे कौन सी सोच है। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मैं दो टूक नाम से एक प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ जिसमें हम इसको करेंगे। तो उन्होंने इतना भरोसा किया, उन्होंने कहा ठीक है करो। और 2016 में हमने शुरुआत की। हुआ क्या कि 2016 में, क्योंकि दूरदर्शन जो आप कह रहे हैं, क्योंकि दूरदर्शन का एक सेट पैटर्न है, एक सेट तरह से देखा जाता है, तो उस वक्त इसको शुरू करने में भी बहुत दिक्कतें आई थी। बहुत सारे लोग यहाँ तैयार नहीं थे, बहुत सारे अधिकारियों को लगता था कि क्या दूरदर्शन को ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जो है धीरे धीरे हम इसको शुरू करके हमने स्टैब्लिश करा। अब जो आप कह रहे हैं कि ये वाला जो मोड जो है, जो आप देख रहे हैं, देखिए क्या है कि एक तो विचारों की लड़ाई होती है, तो विचारों की लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, इस देश में दो चीजें हो रही हैं। एक तो झूठ बड़ी बेशर्मी से बोला जा रहा है। बिल्कुल जी। आप इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और दूसरी चीज ये हो रही है कि हिंदुओं को बड़ी बेशर्मी से गाली दी जा रही है। अब ये दोनों ही चीजें, मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट, हम जर्नलिज्म किसके लिए कर रहे हैं? मतलब लोगों का अपना अपना हो सकता है कि कोई, किसी लोग को लग सकता है कि मैं जर्नलिज्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम हो, किसी को लग सकता है मेरे पास पैसा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम जनता के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। तो अलग अलग मत हो सकते हैं। मैं मानता हूँ मैं ये पत्रकारिता जो कर रहा हूँ, मैं देश के लिए कर रहा हूँ और मेरी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है।
तो जब मैंने देखा कि झूठ पर झूठ आ रहे हैं और उन झूठ को देश का मीडिया भी काउंटर नहीं कर रहा है, मतलब हैरानी ये होती है कि देश का इतना सशक्त मीडिया है और उस झूठ को काउंटर नहीं कर रहा मीडिया, तो मुझे लगा कि भाई अब जो है अब हिट करने का समय आ गया। दूसरी बात, कोई बड़े आराम से आता है हिंदुओं को गाली दे देता है। अगर मैं कह रहा हूं अगर मेरी पत्रकारिता आम जन के लिए, तो इस देश का आम जन कौन है? इस देश का आम जन वो 80% हिंदू है ना। उसको रोज गालियां दे कोई, किसी को किसी की क्या हैसियत है, किसी की क्यों औकात है, और किसी की कैसे ऐसा दुस्साहस हो जाता है कि वो आए दिन हिंदुओं को गाली दे दे। तो मुझे लगा कि अब इससे टकराने का वक्त आ गया। और टकराना भी कैसे? एक जर्नलिस्ट को टकराना क्या होता है? एक जर्नलिस्ट का टकराना होता है तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ। तो मुझे लगा वो फैक्ट्स जनता में लाने चाहिए। मैं वही फैक्ट्स जनता के बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसमें कई बार जो है बहुत अगर टकराव होता है ना, तो वो क्यों होता है उसका भी आपको रीजन बताता हूं। आप अगर तमाम टेलीविजन चैनल देखें और आप अगर 2 को देखेंगे तो एक बड़ा डिफरेंट, जो मुझे आज भी कोई कह रहा था, क्या होता है कि नेताओं की एक आदत होती है, वो सवाल कुछ होगा जवाब कुछ देंगे। हाँ। झूठ बोलेंगे, झूठ से चले जाएंगे। जलेबी, हाँ, मतलब जलेबी बनाने लगते हैं। एग्जैक्टली, वो जलेबी बनाते हैं। मैं देखता हूं कि किसी चैनल पर भी कोई जलेबी बनाता है ना नेता, तो उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब एंकर का भी काउंटर नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह का डर है। मैं अभी ये कह चुका हूं और इस पर मुझे आगे बात करेंगे कि इस देश में मीडिया में डर है, लेकिन डर सरकार का नहीं है, डर विपक्ष का है आज। अच्छा। तो ये इस देश में मीडिया इस वक्त डरा हुआ है। तो मैं देखता हूं कि सवाल ही नहीं करते। तो मैंने ये भूमिका बांधी, मैंने कहा मैं एक सवाल को 1 बार 2 बार 4 बार पूछूंगा, आवाज ऊंची करके पूछूंगा, और उसके बाद जब ये रजिस्टर हो जाएगा कि फलाना नेता झूठ बोल करके इस सवाल का जवाब नहीं, तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं इसलिए ये पूरा का पूरा मोड दिख रहा है, और मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है ये आज की जरूरत है। बिल्कुल। इसमें अशोक जी एक चीज ये भी है कि जब ये चेंजेस आप लाने का प्रयास कर रहे थे, और मतलब जो दूरदर्शन की बातें हमने पुरानी सुनी हुई हैं, जैसे उसमें कई जगह पे ये भी आया है कि मालिनी अवस्थी जी एक बार गाना गाने लगी थी और वो राम जी का गाना गाने लगी थी, तो उनको रोक दिया गया था, बीच प्रोग्राम में रोक दिया गया था कि आप राम का गाना नहीं गा सकते। सिमिलरली रामायण को भी सेक्युलर बनाने का भी प्रयास किया गया। रामायण उसको बड़ी मुश्किल से पास किया गया, और हाँ। उत्तर रामायण को आने नहीं दिया गया। हाँ। तो ये जो चीजें हुई, वहां से ये जो ट्रांजिशन है, क्या ये सरकार टू सरकार वेरी करता है? क्या अगर मतलब सपोज करिए कभी कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो वही वाला दूरदर्शन आ जाएगा या यही दूरदर्शन रहेगा? ये मतलब किस तरीके से या ये जर्नलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है? देखिए, एक तो चीज है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार टू सरकार फर्क पड़ता है जी। दूरदर्शन अल्टीमेटली पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, पर सरकार टू सरकार से ज्यादा मैं कहता हूं कि मंत्री टू मंत्री फर्क पड़ता है। अच्छा। आपका एनबी मिनिस्टर कौन है और आपका प्रधानमंत्री कौन है, इन 2 चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं, दूरदर्शन को एक जमाना था जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, दूरदर्शन को इंदिरा दर्शन कहा जाता था, क्योंकि उस पर इंदिरा गांधी जी को इतना दिखाया जाता था। फिर जब राजीव गांधी आए तो राजीव दर्शन कहा गया, तो उस समय राजीव दर्शन कहा जाता था, क्योंकि उनको बहुत दिखाया जाता था। जब दूरदर्शन में आया 2002 में, और उसके बाद जो है मैंने ये देखा, अगर आप पिछले 2016 से पहले अगर मैंने जो दूरदर्शन में काम किया, तो मैंने देखा कि जब मैंने कांग्रेस रिजीम में भी काम किया, जब एक ऐसी मंत्री थी जो खुले मन की थी विचारों को, मुझे नाम लेने भी कोई गुरेज नहीं, अंबिका सोनी जैसी मंत्री थी, तब मैंने देखा कि दूरदर्शन स्वायत्त था। अच्छा। मतलब कंपैरेटिवली कांग्रेस रिजीम में, मैं कांग्रेस रिजीम की बात कर रहा हूं, अंबिका सोनी हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन इस देश में ऐसे भी सूचना और प्रसारण मंत्री हुए हैं जो ये चाहते थे, और अगर आप नाम जानना चाहें तो वो आनंद शर्मा जी, उनको वो ये चाहते थे कि एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर उनके ऑफिस के नीचे हमेशा खड़ा रहे। मतलब इतना तक था कि उनका जब मन करे तो वो बुलाएं और उसके बाद वो बाइट दें, और उसके बाद इस तरह से उनकी बाइट चले। और ऐसा भी हुआ कि एक मंत्री ने जो है एक ही मंत्री ने अपनी जो बाइट चली उस बाइट को रिपीट करवाया, मतलब उसको दोबारा रीशूट करवाया। अच्छा। क्योंकि मंत्री जी को लगा कि मेरे बाल इसमें अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो रीशूट हुआ। ठीक है ना, ऐसा भी दौर आया। लेकिन उसी तरफ मैं फिर कह रहा हूँ मंत्री तो मंत्री क्यों कह रहा हूँ, एक तरफ ऐसे मंत्री, दूसरी तरफ अंबिका सोनी जैसी मंत्री भी थी जिन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया।
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने समय तक कैसे सरवाइव कर गए उस दौर में। आप तो मतलब लोग मेरे को कहते हैं मैं संघी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अलग अलग वो देते हैं। तो लोग कहते हैं कि आप तो कैसे छोड़ दिया। अभी भी मैं देख रहा था एक कांग्रेस के मीडिया सेल से जुड़े एक पत्रकार हैं, वो एक दिन ट्वीट करके लिखते हैं कि इस आदमी को कांग्रेस ने छोड़ दिया इतने सालों तक, और ये जो है आज ऐसा कर रहा है, इसको तो कांग्रेस का वो मानना चाहिए। तो देखिए, मैं जब यहाँ पर इतने साल रहा तो उसमें मेरे ऊपर भी 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे 2 बार उस समय निकालने की कोशिश हुई। अच्छा। मेरे खिलाफ फाइलें खुल गई ये वो, लेकिन जब वो मेरे खिलाफ फाइलें खुली तो मेरी फाइल में कुछ निकला नहीं। और उस वक्त मैं दूरदर्शन दो टूक जैसी कोई चीज करता नहीं था उस वक्त मैं, क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट दूरदर्शन पे होती ही नहीं थी। हाँ। 2000 दर्शकों को जानना चाहिए, 2016 से पहले कोई पॉलिटिकल डिबेट दूरदर्शन पे नहीं होती थी। अच्छा। सिवाय चुनाव के समय को छोड़ करके। तो अब जो आपने सवाल कहा ना, तो मैंने कहा एक तो वेरी करता है, दूसरी बात ये है इस सरकार को, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सरकार को कुछ लोग तानाशाह बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं मीडिया की आज़ादी नहीं है। मैं कहता हूं कि दूरदर्शन आज जितना आज़ाद है उतना आज़ाद पहले कभी नहीं था। अच्छा। आज अगर विपक्ष के लोगों को बुला करके दूरदर्शन के ऊपर ओपन डिबेट होती है, अगर विपक्ष के नेता यहाँ पर दूरदर्शन पर आकर सरकार को रोज जो है उसकी आलोचना करते हैं, आलोचना भी करते हैं, गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज भी बोलते हैं, उसके बावजूद वो अगले दिन फिर दूरदर्शन में आते हैं, तो इसका मतलब आज दूरदर्शन स्वतंत्र है। तो ये चीज समझने वाली है कि ये चीजें दूरदर्शन में होती रही हैं, लेकिन आज मैं मानता हूं दूरदर्शन स्वतंत्र है। पर जो आपका अगला सवाल है, आपने जो एक और बात कही कि क्या दूरदर्शन बदल जाएगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं, उससे पहले एक चीज और जोड़ दूं। 2012 या 13 में दूरदर्शन की जो टैगलाइन है सत्यम शिवम सुंदरम, उस टैगलाइन को भी हटा दिया गया था, और वो वापस तब आई जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, तो वो सत्यम शिवम सुंदरम टैगलाइन भी वापस आई। अब देखिए, आपने कहा कि अगर आएगी तो बदल जाएगी। अब आएगी तो बदल जाएगी, ये तो मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ जिस दिन ये बदलाव होगा उस दिन अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन में नहीं होगा, क्योंकि मैं घोषित रूप से अब उनका टारगेट हूँ। वो मैं घोषित रूप से, मुझे वो कहते हैं, वो हर चुनाव से पहले मुझे धमकी आती है कि तुमको सबसे पहले निकालेंगे, इसको निकालेंगे, तो मैं घोषित रूप से उनके टारगेट पर हूँ। तो अगर सरकार, अगर वो लोग आज ये सोच रहे हैं और अगर वो विपक्ष में रह के 14 पत्रकारों को बैन कर सकते हैं, तो आप उस मेंटेलिटी को, उस मानसिकता को समझ सकते हैं। तो ये तय मानिए कि जिस दिन सरकार बदलेगी दूरदर्शन भी बदल जाएगा। ना अशोक श्रीवास्तव होगा, ना दो टूक होगा, ना बहुत सारी और चीजें जो आप देख रहे हैं वो होंगी, तो वो दौर भी बदल जाएगा, क्योंकि वो मानसिकता अभी से दिख रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि मंत्री के रहने से फर्क पड़ता है, लेकिन जब टॉप की लीडरशिप ही वो मानसिकता दिखा रही है तो मंत्री कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी अभी, कि मैंने ये देखा अपनी पत्रकारिता में कि हिंदुओं के ऊपर बहुत अटैक हो रहा है, और उस पर मैंने मुखर रूप पर बोलना शुरू कर दिया। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से तिरुपति के लड्डुओं में, जो प्रसाद के लड्डू थे, उनके अंदर बीफ का प्रयोग हो रहा है, राइट। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, आपने एक भी आंदोलन, एक भी प्रोटेस्ट, सड़क रोकना, रेल रोकना, एक भी नहीं हुआ। जबकि हमने यही चीज देखी कि 1857 का जो पूरा क्रांति थी, वो बंदूक के अंदर बीफ की गोल वो थी, तब हो गया था। तो डू यू थिंक कि ये कमजोरी है, सड़क पर ना उतरना, प्रोटेस्ट ना करना, या फिर क्या है ना कि देखिए, प्रखर जी बोल लेंगे, आप बोल लेंगे, अशोक जी बोल लेंगे, हम लोग अपने चैनल्स पर थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, बट एक्चुअल जो प्रभाव होता है, सरकारें झुकती हैं, वो तब झुकती हैं जब आपने सड़क रोक दी। हमने देखा है ये सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, तो अचानक से किसी को गिरफ्तार कर लिया, पूरा शहर जला दिया आपने। बेंगलोर में हुआ था 2020 में, आई थिंक। तो इस प्रकार के पूरे प्रकरण हमें दिखते हैं कि एक समाज जो है वो सड़क पर उतरकर अपनी पूरी बातें मनवा लेता है, लेकिन जब हम हिंदुओं को देखते हैं तो सड़क पर नहीं दिखते हैं। क्या आप इसे कमजोरी मानते हैं, या फिर ये एक अच्छी चीज है डेमोक्रेसी के लिए? क्योंकि हिंदू अपनी जिम्मेदारी जानता है, वो सड़क नहीं रोक रहा है, उसे पता है कि सड़क रोकते ही मेरा देश रुक जाएगा। आप कुछ लोग नहीं, कुछ लोग ये कहते, जिनमें मैं भी ये कह रहा था, मैं भी मानता था
अब से 2 हफ्ते पहले तक, 3 हफ्ते पहले तक मैं ये मानता था और मैं भी कहता था कि हिंदू सोया हुआ है। लेकिन अभी अचानक मेरे ज्ञान चक्षु खुले हैं और मुझे इस बात का एहसास हुआ हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू जगा हुआ है। हिमाचल नहीं, हिंदू जगा हुआ है। हिमाचल की बात छोड़ दीजिए, हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है और अगर हिमाचल वाली क्रांति पूरे देश में हो जाए तो मैं तो भैया प्रणाम करूंगा, मैं कहूंगा भैया इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हिंदू सोया हुआ नहीं है, हिंदू जागा हुआ है। लेकिन हिंदू कर क्या रहा है? हिंदू 2-3 हफ्ते पहले तक आपने देखा, 2 हफ्ते पहले तक हिंदू बेचारा जो है उसके ऊपर इतना काम है, वो बेचारा आईफोन 16 की लाइन में लगा था। 20 घंटे आईफोन 16 की लाइन में लगा था। अब वो जैसी आईफोन 16 की लाइन से फ्री हुआ, जब उसको आईफोन मिल गया तो उसके बाद वो बांग्लादेश क्रिकेट मैच सीरीज देखने लगा, वहां उसको ताली बजानी थी। अब वो वहां से फ्री होगा तो वो कोल्ड प्ले की जो है टिकटों की लाइन में खड़ा होगा, कोल्ड प्ले की टिकट उसको मिल जाएगी, तो फिर उसके बाद कोई दिलजीत दोसांझ का कोई शो आ जाएगा, तो उसके लिए फिर उसके बाद कोई सलमान खान की फिल्म आ जाएगी। तो हिंदू बेचारा उसके ऊपर इतना बोझ है, वो कैसे देखे कि उसके धर्म पर हमला हो रहा है। उसको फुर्सत ही नहीं है बेचारे को, इतनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर लाद दी गई हैं। तो ये दिक्कत है। लेकिन जो आपने कहा ना, ये दिखाता है, देखिए जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाते हो, और ताकत दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर तन से जुदा के नारे लगाने हैं, जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाते हो तब तक आपको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, आपको जूते के पैर के नीचे रख के ट्रीट किया जाएगा। और आज आपको जूते के पैर के नीचे रख के ट्रीट किया जा रहा है, और 2024 के चुनाव नतीजों के बाद किया जा रहा है। 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद क्या हुआ? राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा हिंदू हिंसक होता है संसद में खड़े होकर। क्यों कहा? उनको पता है कि हिंदू बढ़ चुका है। तभी 240 पे बीजेपी आके टिक गई मंदिर बनने के बावजूद, और तभी कांग्रेस 99 पहुंच गई। तो उनको लगता है। और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो फैजाबाद उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा अयोध्या में जो हार मिली है, उसने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। आप मतलब अयोध्या आंदोलन, जो मुझे लगता है इस देश का हिंदुओं का सबसे बड़ा आंदोलन है, राहुल गांधी इतने प्यार से बोलते हैं अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। हिंदू चुपचाप, कोई रिएक्शन नहीं होता। ना हिंदू वोट से अपनी ताकत दिखा रहा है, ना हिंदू आंदोलन से दिखा रहा है, ना हिंदू अपनी प्रतिक्रियाओं से दिखा रहा है। इसलिए हिंदू इस वक्त पिट रहा है, जगह जगह पिट रहा है। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था और मैंने आज ट्वीट भी किया, सीलमपुर या कहीं का वो वीडियो है बाजार का। उसमें एक लड़का है, मुश्किल से 18-19 साल का लड़का होगा, और टी शर्ट पहनी हुई है, लंबी सी टी शर्ट पहनी हुई है, और उसकी एक महिला के साथ बहस हो जाती है। और बहस होते हुए उसके बाद वो अपनी टी शर्ट उठाता है, उसके अंदर से चाकू निकालता है। इतना लंबा चाकू था जो गैर कानूनी होगा, जाहिर सी बात है, इतना लंबा, और उस महिला को मारने के लिए दौड़ता। मुझे लगा, वो वीडियो देख के लगा, ये हमारा भविष्य है। अगर दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो आज ये हो रहा है, 10 साल बाद, 15 साल बाद गली गली में होगा, और हम गली गली में इस तरह के चाकुओं से बचने के लिए घूम रहे होंगे। ये हमारी नियति मुझे दिख रही है, इसलिए दिख रही है क्योंकि हिंदू कहीं रिएक्ट करना भूल गया, हिंदू अपनी ताकत को भूल गया, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। एक दक्षिण का एक नेता उठ के कह देता है कि सनातन एड्स है, मलेरिया, डेंगू है। आप सोचिए, देश में कोई आंदोलन नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये जो चीजें हो रही हैं, ये बड़ी शर्मनाक है। और मुझे लगता है ये पता नहीं हिंदू कब जगेगा। हिमाचल में जो हुआ, हिमाचल के हिंदू अब एक रास्ता दिखा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है हिमाचल के हिंदुओं से देश को सीखना चाहिए। हिमाचल तो ठंडा प्रदेश है, उसके बावजूद अगर वहाँ के हिंदुओं के खून में इतनी गर्मी है, तो मुझे लगता है उस गर्मी को पूरे देश को महसूस करना। बट हमने देखा था अभी, जैसे कि उत्तराखंड में एक सर्वे हुआ, तो वहाँ बताया जा रहा था कि डेमोग्राफिक्स जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुकी हैं। गृह मंत्रालय का भी आया था उधर से कि जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, वो वहाँ पर तो खतरनाक रूप से बढ़ चुका है मामला। ठीक है, अगर हिमाचल में ये चीज़ें हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक बेहतरी की तरफ ही दिखती हैं। बट मैं इसको थोड़ा सा, इस पूरी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हमने जो टॉपिक आज का डिसाइड किया था वो गोदी मीडिया पर किया था। अच्छा। गोदी मीडिया, आपको कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले ही एक टर्म कॉइन किया रवीश कुमार ने, या जिसने भी किया, रवीश कुमार ने किया, तो ऑफ कोर्स वही कर सकता है। हाँ। तो गोदी मीडिया जैसी टर्म आती है हमारे सामने, और एक ऐसा नैरेटिव इस देश में बेचा जाता है जिसको मैं बोलता हूं भांग बेचना है। एक ऐसा नैरेटिव बेचा जाता है जिसके अनुसार इस देश में गोदी मीडिया जो है वो 2014 के बाद ही आया है। इसी बीच में अशोक श्रीवास्तव जी का एक
बड़ा वायरल होता है वीडियो, कुछ साल पहले हुआ था आपका वीडियो वायरल, जिसमें आप बता रहे थे कि किस प्रकार से 2014 से पहले मीडिया के हालात। मैं चाहता हूं कि आप एक बार कंपैरिजन करके बताएं कि 2014 से पहले मीडिया क्या था और 2014 के बाद मीडिया क्या था। इसका कंपैरिजन मैं एक बार आपसे सुनना चाहता हूं। और इसमें ना अशोक जी मैं एक प्रश्न और ऐड कर देता हूँ, वो भी आप साथ में ही ले सकते हैं। आपने थोड़े समय पहले एक बात बोली थी कि आप राजदीप सरदेसाई जैसा बनना चाहते थे। आप उनको देख के बड़े हुए, उनको देख के उनको इमिटेट करना चाहते थे, वैसा बनना चाहते थे। तो एक वो स्टोरी भी बताइएगा कि आप क्या अभी भी राजदीप सरदेसाई बनना चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव आ गया है, और असली गोदी मीडिया क्या है? ये दो चीजें आप साथ साथ बता दीजिए। देखिए, ये जो असली गोदी मीडिया, राजदीप की स्टोरी और बाकी सारी स्टोरी सब आपस में मिलती हैं। अब देखिए, आपने कहा कि भाई जिसने ये नाम दिया और आपने कहा ये रवीश कुमार ने, मुझे नहीं मालूम ये टर्मिनोलॉजी किसने दी जी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिसने भी ये गोदी मीडिया टर्मिनोलॉजी दी वो भारत का इस वक्त सबसे निराश, सबसे कुंठित पत्रकार है। ये कुंठा से निकला है। एक कविता है, वियोगी होगा पहला कवि, तो मुझे लगता है कुंठित होगा गोदी मीडिया कहने वाला। तो जिसकी कुंठा थी ना, उसकी वो कुंठा निकली। अब कुंठा क्यों निकली? कुंठा उसी से निकली जो आप कह रहे थे, मेरा वायरल हुआ था एक वीडियो, और वो मुझे मालूम नहीं था, वो तो मैं एक पुस्तक के कार्यक्रम में था, मैंने बोला और मुझे खुद नहीं पता था वो इतना वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐसे सच बताया था जो लोगों के लिए वो नया था। वो ये था कि देखिए 2014 से पहले, मैंने तो उसमें एक छोटी सी कहानी बताई थी, लेकिन मैं इसको और आपको डिटेल में बताता हूँ। 2014 से पहले देश में जो, भारत में जो पत्रकार थे, वो प्रधानमंत्री के साथ जब जाते थे, वो जो किस्सा था वो ये था कि प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पे जाते थे तो पत्रकारों की एक फौज जाती थी। 70-75 पत्रकार प्रधानमंत्री के विमान में जाते थे, जिसमें कुछ टॉप के वो पत्रकार होते थे जो आज जो हैं कुंठित पड़े हुए हैं या जो आज सड़कों पर आ गए हैं, उसमें से वो प्रधानमंत्री के विमान में प्रधानमंत्री के साथ सफ़र करते थे। वो टॉप के पत्रकार होते थे, और ऐसे उर्दू के छोटे छोटे अखबारों के संपादक होते थे जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। तो वो 70-75 पत्रकारों की एक फौज जो है प्रधानमंत्री के साथ जाती थी। अब जब प्रधानमंत्री के साथ जाती थी तो उसमें उनको एक तो ये होता है कि विमान में, पीएम का विमान है, तो आपको प्रधानमंत्री के विमान में आप प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद आपको दुनिया की महंगी से महंगी शराब जो आपको खाना है, मतलब अय्याशी, दुनिया भर की अय्याशी करते हुए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ विमान में। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ आपको दुनिया की सबसे महंगी से महंगी शराब जो है, आपका जो कमरा होता था, होटल का कमरा होता था, क्योंकि मेरे कमरे में भी ऐसा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप होटल का कमरा, दरवाज़ा खोलते थे और आप बगल में जो है आपके जो बेड के साइड में टेबल होता था, उस पर जो है एक ब्लैक लेवल या ब्लू लेवल की बॉटल रखी रहती थी, और वो विदेश मंत्रालय के सौजन्य से बॉटल होती थी। और उसके बाद जहाँ पर पत्रकार रुकते थे वहाँ एक मीडिया सेंटर बनता था। अब वो मीडिया सेंटर आज भी बनता है, पहले भी बनता था, हमेशा बनता है। वो मीडिया सेंटर बेसिकली इसलिए होता है कि पत्रकार वहाँ से फैक्स करना है, इंटरनेट इस्तेमाल करना है, वो सब, और सारी जानकारी वहाँ मिल जाए, तो वो हमेशा मीडिया सेंटर बनता है। उस मीडिया सेंटर में एक बार रूम भी होता था, और उस बार रूम में आप भाई, और 24 घंटे वहाँ खाना रहता था, बार रूम रहता था। और मैंने अपनी आंखों से पत्रकारों को उस बार रूम से शराब की बोतलें, बियर की बोतलें अपने बैगों में भर के, अपने भर के अपने रूम में ले जाते हुए देखा। अब आपको रूम में भी मिल रही है, आपको बार में ही मिल रही है, तो आप ले जा किसको, यानी आप वापस आओगे तो दोस्तों को भी गिफ्ट करोगे। तो आप, अब वो पैसा किसका होता था? वो एक देश की आम जनता का पैसा होता था, टैक्स पेयर का पैसा होता था। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसको रिपोर्टिंग करने जाना अपने खर्चे से जाए, प्रधानमंत्री के विमान में क्यों जाएगा। इसमें घूमने फिरने का भी खर्चा आता था। हाँ, घूमना फिरना भी होता था। हाँ, एक चीज़ और बताना, घूमना फिरना होता था। होता ये था कि जैसे कोई थोड़ा समय मिलता था तो विदेश मंत्रालय आपके लिए गाड़ियों का प्रबंध करता था, आपको जो सिटी की जो अच्छी जगह है वो घुमाता था, आपको शॉपिंग करनी है, आपको शॉपिंग का, और एक दिन जो है उस सिटी के, जिस सिटी में जाते थे उस सिटी के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बढ़िया सी पार्टी होती थी। वो सब चीज़ें प्रधानमंत्री दौरे का इन्वेंट्री होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी ने सब बंद कर दिया, पार्टी नहीं होती, अब बार रूम नहीं होता, अब आप होटल में जाते हो, रूम में आपका कोई बोतल नहीं होती, आपको विमान में ले जाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो आपकी सारी अय्याशी जो है वो बंद हो गई। अब यह है कि सिंपल सा खाना होता है, उसमें भी नॉन वेज नहीं होता। तो पहले तो नॉन वेज भी खूब होता था, उसमें भी नॉन वेज नहीं होता।
और खाना भी अभी होना शुरू हुआ, मैंने 1-2 साल में देखा। उसके पहले जो है स्नैक्स होते थे आप खाना, लेकिन अब क्योंकि अगर पीएम का प्रोग्राम ऐसा होता है, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम ऐसे होते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे शुरू होता है, रात में, तो ये जेन्युइन चीज़ थी, क्योंकि ये बात हमने भी फेस की कि हमको कई जगह खाना नहीं मिलता था। तो वो खाना मुझे लगता है वो इतना करना चाहिए, जब दिन भर आप कार्यक्रमों में लगे हुए रिपोर्टिंग करो उतना तो समझ में आता है, लेकिन दारू वारू सब बंद होगी। तो इसकी ये जो घटना है ये सिर्फ एक प्रतीक है जो आपको विजिबल है, दिख रहा है, पीछे बहुत कुछ और चीजें होती थी। जो इस देश का मीडिया को बहुत सारे जंकेट दिए जाते थे जी। जंकेट्स में क्या होता था, विदेश दौरे होते थे, मतलब आपको फैमिली के साथ भारत सरकार जो है किसी पत्रकार से खुश है, उसकी रिपोर्टिंग से खुश है, तो उसको परिवार के साथ विदेश दौरे दे दिया। अच्छा। उसको जो है मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, लैपटॉप, ये जंकेट दिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप डॉक्टर संजय बारू जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो सलाहकार रहे, आप उनकी किताब में पढ़ सकते हो कि जंकेट जो है दिए जाते थे, वो सब जंकेट बंद हो गए। तो ये जो चीजें थी, तीसरी चीज क्या होती थी, इस देश के जो टॉप के जो मीडिया थे, जो पत्रकार थे, वो फोन करते थे और प्रधानमंत्री कार्यालय के घर उनके लिए खुला रहता था, वो फोन करके जाते थे। यहां तक कि देश के कुछ चुनिंदा पत्रकार देश की पॉलिसीज तय करते थे प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर। वो सलाहकार होते नहीं थे, पत्रकार होते थे, वो एनडीटीवी के पत्रकार थे, लेकिन वो सलाहकार होते थे देश के प्रधानमंत्री के। अब नरेंद्र मोदी ने ये सब चीजें बंद कर दी। अब आप सोचिए कि कितने लोगों की दुकानें बंद हुई होंगी, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री का विमान में जा रहे हो, अब जब विमान में जा रहे हो तो सिर्फ आप दारू नहीं पी रहे हो, प्रधानमंत्री का पूरा स्टाफ है। आपने ना जाने कितनी डील उस 10-12 घंटे के सफर में, ना जाने कितने खनन की जो डील थी, ना जाने कितनी जो बाकी जो डील थी, ट्रांसफर पोस्टिंग आपने रास्ते में करवा दिए होंगे। और यही वजह है। और जब आप प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधा घुस सकते हैं, जब आप मंत्री तय कर सकते हैं कि सरकार का मंत्री कौन होगा, जब आप मंत्री तय कर सकते हो, तो सेक्रेटरी को तय करना और थानेदार को तय करना आपके लिए कितना आसान है। और बेसिकली हम लॉबिंग कहते हैं, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। और एक थानेदार को आप जानते हैं, एक थानेदार की पोस्टिंग के आप कर दो, आपको 20-25 लाख रुपए ऐसे मिल जाए। तो आप सोचिए कि इस देश के जो पत्रकार, जो चुनिंदा पत्रकार थे, जो टॉप के पत्रकार थे, और आप वही लोग हैं, उसी मीडिया संस्थान के लोग हैं जिस मीडिया संस्थान से गोदी मीडिया शब्द निकला। ये लोग दरअसल सरकार को चला रहे थे। ये लोग और मैं ये इस चीज को लेकर मुझे सरकार से और बाकी चीजों से बहुत नाराजगी है। मैं आज बार बार कहता हूं कि अगर आप जो बड़े टॉप के पत्रकार थे, अगर आप उनकी संपत्ति की ईमानदारी से जांच करवा लेंगे, आपको बहुत सारे घोटाले पकड़ में आएंगे। इस देश में ऐसे पत्रकार हैं जिनके दुबई में, जिनके लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, जिनके दिल्ली में फार्म हाउस हैं, इनकी सब की जो काली करतूतें हैं, वो सब जो हैं वो कहाँ से आई होंगी? पत्रकारिता से नहीं आई होंगी, ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो एक तो ये चीज़ थी। तो ये जब इनकी दुकानें बंद हो गई, तो इन्होंने जो है दूसरा, अब देखा इनकी दुकानें बंद हो गई, इन्होंने देखा दूसरी चीज। एक तो ये दुकानें बंद, दूसरी चीज को इस बात से समझिए, 2012 से पहले हिंदुस्तान में मीडिया एकांगी था, एक तरफा मीडिया था। एक कुछ सेट ऑफ पैटर्न, कुछ रिपोर्टर, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ एंकर, कुछ चैनल थे, वो जो कहते थे वो हिंदुस्तान का सच होता था। मतलब वो एक बार अगर राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, रवीश कुमार, श्रीनिवासन जैन, ये अगर एक बार एनडीटीवी पर बैठकर ये कह देते कि दंगा ये हुआ और इस दंगे का ये दोषी है, तो 10 साल तक उसी को दोषी माना जाएगा। वो लोग मठाधीश थे पत्रकारिता के। 2012 के बाद उनकी मठाधीशी टूटनी शुरू हुई। कैसे टूटनी शुरू हुई? सबसे पहले अर्नब गोस्वामी आए। अर्नब गोस्वामी ने इनको चैलेंज किया, ठीक है। ये मोदी के आने से पहले शुरू हो गया था। तो अर्नब गोस्वामी ने उनको चैलेंज करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सुधीर चौधरी ने एक अलग लाइन पकड़ी, जी एक अलग लाइन पे चला। तो वो जो मठाधीशी थी कि हम ही जो कहेंगे वही इस देश का सच है, वो उनकी मठाधीशी खत्म हो गई। जैसे उनकी मठाधीशी खत्म हुई और उनकी दुकानें बंद हुई, अब उनको चोट लगी। उनको लगा कि यार अब तो अर्नब गोस्वामी हमसे ज्यादा देखा जा रहा है। लोग अर्नब गोस्वामी को देख रहे हैं, अब तो सुधीर चौधरी को हमसे ज्यादा देख, अब तो अमीश देवगन को, अमन चोपड़ा को हमसे, सुशांत सिन्हा को हमसे। तो इनको लगा कि यार, मैंने अपनी किताब में लिखा है इस बारे में कि 3 इडियट का एक सीन है। 3 इडियट में फिल्म में एक सीन है जिसमें वो
जाता है वो अपना वो देखने के लिए अपना एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखने के लिए, तो उसके बाद उस समय वो है ना कि जब हम फेल हो जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर जो हमारा जो दोस्त है ना वो अगर टॉप कर जाए तो वो ज्यादा तकलीफ दे होता है। तो इनके लिए परेशानी ये है कि यार ये हमसे आगे निकल गए यार, ये लोग यार, हम तो मठाधीश थे, हमसे आगे निकल गए, अर्नब गोस्वामी आगे निकल गया, ये लोग, ये कल के बच्चे जिनको हम कहते थे कुछ नहीं हमसे। सपोजिटली राजदीप सरदेसाई ने ही अर्नब गोस्वामी की मेंटरशिप करी थी ना जब वो वहां से आया। फिर तो अब आप सोचिए ना, राजदीप को ये कितना बुरा लगता हो, कितना लगता होगा कि यार तो वो गोदी मीडिया इसलिए आया। इसी तरह से रवीश कुमार ने, ये सुशांत जो है, सुशांत सिन्हा, रवीश कुमार, सुशांत, दोनों एनडीटीवी में काम कर। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप अंत तक देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा कांग्रेस की नीतियों के बारे में जान करके, कांग्रेस के लोगों के बारे में जान करके, और उस टाइम के पत्रकारों के बारे में जान करके। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। कई किस्से बताते हैं। अब जिस वक्त सुशांत सिन्हा को जिन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा होगा एनडीटीवी, उस समय रवीश कुमार उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया होगा। अब रवीश कुमार को आज लगता है यार मैं तो कहाँ यार, कल तक इसको मैं, इसकी नौकरी को मैं खा रहा था, आज ये जो मेरे से बड़ा, तो ये जो कुड़न, ये जो पीड़ा, ये जो दर्द होता है ना, इस दर्द को समझिए। उस दर्द से निकला है ये गोदी मीडिया। तो ये दर्द है दरअसल। और एक चीज इसमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, मैं फिर कहता हूं, मैंने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा गोदी मीडिया, भारत का पहला गोदी मीडिया अगर कोई है तो एनडीटीवी था। क्योंकि ये एनडीटीवी, गोदी का मतलब क्या, गोदी मीडिया ये कहना चाहते हो कि ये गोदी मीडिया सरकार की गोदी में बैठा है, जबकि सरकार की गोदी में एनडीटीवी बैठा। एनडीटीवी सरकार की गोदी में बैठ के, जिसकी लॉन्च पार्टी प्रधानमंत्री के निवास पर हो, जो राष्ट्रपति भवन को नहीं, लॉन्च पार्टी प्रधानमंत्री निवास में, राष्ट्रपति भवन में अवार्ड फंक्शन करे। मतलब दूरदर्शन सरकारी चैनल बोलते हैं, आज तक दूरदर्शन की हैसियत नहीं हुई कि वो राष्ट्रपति भवन का जो है उसका ऑडिटोरियम को बुक करा ले, वहां पे कोई प्रोग्राम कर ले। आप सोचिए एनडीटीवी राष्ट्रपति भवन में, तो उससे बड़ा गोदी मीडिया क्या हो सकता है। दूरदर्शन के वो उसका भी तो इक्विपमेंट्स का भी तो कुछ केस था। वो इक्विपमेंट, दूरदर्शन के इक्विपमेंट, दूरदर्शन के सिर्फ इक्विपमेंट नहीं, दूरदर्शन की फुटेज, ये सब चुरा कर एनडीटीवी खड़ा हुआ। और इसको लेकर कई सीबीआई के केस चले, वो बंद हो गए, उसको लेकर भी जांच पूरी नहीं हुई। उसको लेकर जो है एनडीटीवी फाइल्स करके आप किताब पढ़िए, उसमें पूरा है किस तरह से उसमें सरकार को चूना लगाकर, भारत सरकार को चूना लगाकर, एनडीटीवी फ्रॉड्स, 2 पार्ट है उसमें। हाँ, और जो है यहाँ के इक्विपमेंट्स बेचकर, यहाँ से सरकार से पैसे लूटकर, यहाँ की फुटेज बेच करके, आप महंगी फुटेज होती थी उस समय की, आर्काइव बेच करके, तो वो सब उसने करोड़ों कमाया। अब जहाँ तक राजदीप की जो आपने बात की ना, और अगेन इसमें भी एक कहानी आप ये देखिए, पहले पत्रकारों को कितनी आसानी से पद्मश्री, पद्म भूषण मिल जाता था, अब आज नहीं मिलता। तो नहीं मिलता तो फिर ये भी चिंता, ये भी। राजदीप को मैंने जो कहा, मैं राजदीप को, जब उनकी एंकरिंग थी, मैं उनका एंकरिंग का फैन था, जब मैं अखबारों में काम करता था, और मुझे लगता था कि ऐसा ही एंकर होना चाहिए। और टेलीविजन में जब मुझे आने का मौका लगा तो मुझे लगा हाँ मैं राजदीप सरदेसाई जैसे एंकर बनूंगा। लेकिन 2008 जो है, वो 2008 के बाद जो, और 2008 की जो कहानी है वो इस देश को जाननी भी चाहिए, और वो कहानी मैंने कई बार बताई भी है, और वो कहानी है जिसने राजदीप के बारे में मेरी पूरी धारणा बदल दी। और वो इसलिए भी जरूरी है, उससे आपको समझ आएगा कि असली गोदी मीडिया कैसा होता था। 2008 में आपको मालूम है कि कैश फॉर वोट हुआ था, जब मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ परमाणु डील कर ली थी, तो लेफ्ट वाले नाराज हो गए थे, तो लेफ्ट ने मनमोहन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस खींच ली थी। और उस वक्त लेफ्ट के समर्थन पे ही मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी। तो उसके बाद ये तय हो गया कि अब ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने और अमर सिंह वगैरह ने मिलकर के सांसदों की खरीद फरोख्त की, और उसके बाद वो सरकार बच गई। लेकिन सांसदों की खरीद फरोख्त जब हुई तो उसका पूरा का पूरा, जब खरीद फरोख्त हो रही थी तो उसका पूरा एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया था, और वो राजदीप सरदेसाई की टीम ने किया था। राजदीप सरदेसाई ने अपने कैमरामैन, अपने रिपोर्टर को भेजा। अगर सोचिए 2008 में, और उसके बाद कुछ सांसद पैसे लेकर के संसद में पहुंचे थे, आप संसद में उन्होंने पैसे लहराए थे, सारी कहानी हुई थी। अब उस समय, उस दिन, जिस दिन संसद में पैसे लहराए जा रहे थे, उस दिन स्टिंग ऑपरेशन हो चुका था।
अगर उस दिन टेलीविजन चैनल पे स्टिंग ऑपरेशन आ जाता, 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती और 2009 के चुनाव कुछ और होते। ठीक है ना, जो 2009 में मनमोहन सिंह वापसी, 2008 में मनमोहन सिंह सरकार गिर जाती, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन टेलीकास्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मैं इसकी अभी जांच करूंगा। वाह, ठीक है, और राजदीप सरदेसाई ने उस स्टिंग ऑपरेशन को टेलीकास्ट होने से रोक दिया। अब आप सोचिए कि मैं चैनल का किसी एडिटर हूं, मैं अपने रिपोर्टर को कह रहा हूं तुम जाओ, मेरे कैमरामैन, मेरा रिपोर्टर जो मेरा एम्प्लॉई है, और मैं बहुत महत्वपूर्ण अपने एक असाइनमेंट पे भेज रहा हूं, तो मैं अपने भरोसे के आदमी को भेज रहा हूं, वो स्टिंग ऑपरेशन करके ला रहा है और मैं कह रहा हूं कि मैं जांच करवाऊंगा। मतलब आपने उस रिपोर्टर को, आपको ट्रस्ट नहीं है अपनी टीम पर, आपको अपने कैमरामैन पे ट्रस्ट नहीं है, आपने वो स्टिंग ऑपरेशन रोक दिया। स्टिंग ऑपरेशन रोक दिया, मनमोहन सिंह की सरकार बच गई और उसके कुछ महीने या एक आध साल बाद राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। पद्मश्री राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। अब ये डील नहीं तो क्या है? और ये जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि यार, ये अगर इस तरह की पत्रकारिता करनी है कि आप खबर दबा लो, स्टिंग ऑपरेशन दबा लो और उसके बाद सरकार से पद्मश्री ले लो, तो मुझे लगा यार ये आदमी जो है भरोसे का नहीं है, ये आदमी पत्रकार नहीं है। और उस दिन के बाद से मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे राजदीप सरदेसाई जैसा कभी नहीं बनना है, ईश्वर ना करे मुझे राजदीप सरदेसाई जैसा पत्रकार बनता है। और मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ गोदी मीडिया सबसे बड़ा एनडीटीवी देश, वो अब एक तरफ राजदीप एनडीटीवी में थे जो इस तरह की डील करने में माहिर है। हालांकि ये डील उन्होंने किसी और चैनल में की थी, लेकिन उन्होंने उसके पहले कितनी डील की होंगी वो आप समझ सकते हैं। एक तो उनकी पकड़ी गई ना, दूसरी तरफ उसी चैनल में टॉप पे जो है बरखा दत्त थी, और बरखा दत्त और वीर सांघवी जैसे बड़े पत्रकार जो हैं, उनके टेप्स आते हैं जिस टेप्स में वो एक करप्ट व्यक्ति को मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बनवाने की डील कर रहे थे और वो उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया उन्होंने। तो आप सोचिए कि उनकी पहुंच, उनकी ताकत क्या थी। बरखा दत्त जिसको चाहती थी उसको, मतलब वो आदमी करप्ट है और उसको मंत्री क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि कोयले की दलाली में सबको दलाली खानी थी, इसलिए उस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहते थे और बरखा दत्त ने उसको मंत्री बनवा दिया। वीर संघवी थे उसमें, कई सारे पत्रकार थे जी। तो वो जो सामने आई उससे पता चला कि भारत के कुछ पत्रकार कैसे सरकार चला रहे थे। और ये बात समझनी चाहिए, मंत्री बनाना सरकार चलाना होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सरकार चला रहे थे, ये लोग जो हैं दरअसल ये असली गोदी मीडिया थे, क्योंकि सरकार की गोद में बैठे थे। बल्कि इनके लिए तो ये कहना चाहिए कि बल्कि सरकार इनकी गोदी में बैठी थी। ये लोग सरकार की गोदी में, सरकार इनकी गोदी में बैठी थी। अब इनको पालन करता पत्रकार कहा जाए, क्या किया जाए मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, ये गोदी मीडिया, ये सब चीजें आज के दौर में आप देख रहे हैं। मैंने जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे 30 साल तो हो गए मीडिया में रहते हुए, और उसके पहले भी मैं कहीं ना कहीं पत्रकारों से, मीडिया से जुड़ा रहा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया और मुझे लगता है ये शब्द अब लोगों को जानना चाहिए। गोदी मीडिया तो आज शब्द आया और मैंने अपनी किताब में असली गोदी मीडिया के बारे में लिखा, असली गोदी मीडिया कौन है। लेकिन अब मैंने कहा कि भारत में गोदी मीडिया से पहले एक लिफाफा पत्रकार होते थे, लिफाफा पत्रकारिता होती थी। वो लिफाफा पत्रकारिता क्या होती थी कि दरअसल अर्जुन सिंह जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया, और वो सिर्फ फिर भोपाल तक नहीं रुकी, वो दिल्ली तक आ गई। कांग्रेस की बीट को कवर करने वाले जितने पत्रकार होते थे जो अर्जुन सिंह के खास थे, जो अर्जुन सिंह और कांग्रेस की लाइन लेंथ को फॉलो करते थे, उसमें क्या होता था कि जो लोग कांग्रेस की बीट को करने वाले और सब होते थे, उनके पास हर महीने की 1 तारीख को जितनी आपकी सैलरी थी, मान लीजिए आप नवभारत टाइम्स में, जनसत्ता में, किसी अखबार में आप ब्यूरो चीफ हैं, किसी अखबार में आप जो है कुछ हैं, अगर आपकी सैलरी 10,000 की है, 20,000 है, तो 1 तारीख को उतने ही आपकी सैलरी के बराबर का लिफाफा आपके घर पर पहुंच जाता था। उसमें कैश, हरे हरे नोट होते थे। ये अर्जुन सिंह जी ने इस परंपरा को शुरू किया था, और उसके बाद पहले भोपाल पे चले, उसके बाद दिल्ली में आ गई। तो ऐसे सारे पत्रकारों को एक लिफाफा आता था, उसमें उनके हरे हरे नोट होते थे। अब इनमें से कई सारे लिफाफा पत्रकार जो उस दौर में कांग्रेस के लिए लिफाफा पत्रकारिता का, आज कांग्रेस के आईटी सेल के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जो कांग्रेस के आईटी सेल के लिए आज काम कर रहे हैं, अब उनको लिफाफे की आदत पड़ी थी, तो कांग्रेस से लिफाफा तब भी ले रहे थे, अब आईटी सेल के मेंबर बन के ले रहे हैं।
तो ये जो चीज है ना, ये देखिए आपको, अब आप समझिए कि जो व्यक्ति कांग्रेस से, आप समझिए 1980 में 90 के दशक में जो आदमी सैलरी उठा रहा है नवभारत टाइम से 10,000 रुपये 15,000 रुपये, लेकिन 15,000 रुपये उसके पास कांग्रेस ऑफिस से आ रहे हैं, तो फिर वो कैसी पत्रकारिता करता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ क्या लिखता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये देश का एक और बड़ा फेक नैरेटिव है। ये लोग कहते हैं ना, आज एक फेक नैरेटिव लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि अरे विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो, सरकार तो सवाल तो सरकार से होना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने पत्रकारिता शुरुआत की, बीजेपी एक छोटी सी पार्टी होती थी, 2 सांसदों की, उसके बाद 80 सांसद हो गए, लेकिन विपक्ष की पार्टी होती थी। तमाम अखबारों में उस समय बीजेपी के खिलाफ रिपोर्ट होती थी। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको रगड़ दिया जाता था। मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ, हम खुद सवाल पूछते थे, हम लोग पूछते थे। और बीजेपी को लिखा जाता था बीजेपी लुम्पिन लोगों की पार्टी है, लुम्पिन एलिमेंट्स की पार्टी है, बीजेपी गुंडों की पार्टी, ये सब लिखा जाता था। बीजेपी कम्युनल पार्टी है, तो फ्रिंज एलिमेंट वाली पार्टी, ये सब लिखा जाता था। और बीजेपी से सवाल भी होते थे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार से सवाल पूछने की ये नई परंपरा है, तब भी सरकार से कम सवाल पूछे जाते थे, विपक्ष से पूछे। अगर विपक्ष कुछ गलत कर रहा है तो सवाल पूछना चाहिए, तो बीजेपी से भी पूछे जाते थे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आज जो लोग उस वक्त विपक्ष से सरकार पूछते थे बीजेपी में, आज वो कह रहे हैं सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो आपका लिफाफा काम कर रहा था क्या? उस समय आपने बीजेपी से इसलिए सरकार सवाल पूछते थे क्योंकि लिफाफा था। अब तो आप कांग्रेस के घोषित IT सेल मेंबर हो, तो लिफाफा पत्रकारिता भी बहुत होती थी हिंदुस्तान में। ठीक है, एक पत्रकार हैं, पत्रकार कहना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, BHK जिनको लोग कहते हैं। अब सुना है लोगों ने बदल दिया, 3 BHK कहने लगे। उनका वो बढ़ गया, प्रमोशन हुआ। तो रोहिणी सिंह जिनका नाम रेडियो टिप्स में भी आया था, अब उनके तरफ से ना मैंने कई बार देखा है, एक ट्वीट किया जाता है और उसको फिर बहुत प्रचारित किया जाता है। उसमें वो बोलते हैं कि भाई जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तो सरकार का एक बड़ा ऑफिसर वो रोज सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकारों को, जितने भी चैनल्स हैं उनको एक मैसेज भेज देता है, शाम को वही कवरेज की जाती है। और मैंने खुद उन ग्रुप्स को देखा है। आपको लगता है इसमें कुछ एलिमेंट है? पहली बात तो मुझे नहीं, मैंने तो ऐसी कोई वो देखी नहीं। बाकी मेरा मोबाइल फोन ये रहा क्योंकि मैं भी गोदी मीडिया में आता हूँ, तो मेरे मोबाइल फोन में आप देख सकते हैं कि कोई कौन सा ग्रुप है। मेरे पास तो ऐसा कोई मैसेज आया नहीं। और मुझे लगता है कि हमारे पास इतना दिमाग है, और जिन पत्रकारों को कहा जाता है उनके पास इतना दिमाग है, उनको पता है कि क्या विषय बनाना है। और एक बात और सोचिए ना, सरकार कभी तय नहीं कर सकती, आप ये दिखाइए। एक बात समझ लीजिए, आप लोग भी इस बिजनेस में हैं, और मैं पत्रकार तो मैं देखिए सब, अब मैं आप भी पत्रकार, मैं सब यूट्यूबर्स को भी पत्रकार मानता हूँ। हमें किसी को पत्रकार कहना नहीं कहना, वो हम सर्टिफिकेट नहीं देने वाले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बिजनेस में, आज आप अगर मेरे से इंटरव्यू करने आए, तो ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने आपको बोला होगा, आपको लगा होगा कि ये आदमी बढ़िया बात कर रहा है, आज इस आदमी को लोग सुन रहे हैं जी, ठीक है। तो टीवी का, अखबार का यही नियम है। अगर मैं शाम को ऐसा प्रोग्राम करूंगा, या कोई भी चैनल जो ऐसा, जिसको वो विषय उठाओ जिसको कोई देखेगा ही नहीं, तो वो 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन, रोज नहीं हो सकता। तीसरे दिन बाद लोग कहेंगे भैया तुम्हारे मैसेज गए भाड़ में, मेरे चैनल की TRP डाउन हो रही है, मैं कैसे। तो ये TRP का गेम है, ये पूरा का पूरा व्यूअर्स को पकड़ने का गेम है। इसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ दर्शक डिक्टेट कर सकते हैं, व्यूअर्स डिक्टेट कर सकते हैं, जनता देश की डिक्टेट कर सकती है। और किसी को, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, वो डिक्टेट नहीं कर सकता कि ये चलाओ। आज आपको क्या लग रहा है, आज क्या टेलीविजन चैनलों में स्वच्छता पर डिबेट हो रही होगी क्या कि भाई स्वच्छता के 10 साल हो गए, आज तो ईरान चल रहा होगा, वो खबर है। हाँ, मैं आज ईरान चल रहा है। अब अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रहा होता तो सारे चैनल स्वच्छता के 10 साल दिखा रहे होते। तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, ये देखिए फिर कह रहा हूं ना, ये कुंठा, ये पीड़ा, ये दर्द जो है, अब वो दर्द जो है निकलता है, इसलिए ये लोग इस तरह। और मैं अपने जो है, आपने किताब की बात की, तो मैं बताऊं, मैंने अपनी किताब के अंदर एक चैप्टर लिखा है, असली गोदी मीडिया। लोगों को असली गोदी मीडिया को समझना चाहिए। असली गोदी मीडिया का है। अब आप सोचिए कि आज ही की घटना लीजिए, रवीश कुमार जी का एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ। हाँ, अब वो गधा वाला है, गधा वाला है, मुझे नहीं मालूम है। तो मतलब आप सोचिए, वो क्रांतिकारी पत्रकार जो है,
राहुल गांधी की रैली में गदा जो है वो बढ़िया तरीके से घुमाया जा रहा है। राहुल गांधी और वो पूनिया जो है वो गदा प्रधानमंत्री कार्यालय में, गदा प्रधानमंत्री के रैली में गदा जो है वो ऐसे पकड़ा जा रहा है और राहुल की रैली में बड़ी क्रांतिकारी तरीके से गदा घुमाए। अब ये गोदी, अरे भाई तुम सीधे सीधे नीचे लिख दो ना कि राहुल गांधी ने गदा अच्छे से पकड़ा, प्लीज वोट फॉर कांग्रेस। आप अगर रवीश कुमार का चैनल आप देखेंगे, और मैंने अपनी किताब में जो असली गोदी मीडिया, उसमें मैंने उनके 3-4 स्क्रीनशॉट लगाए हैं। वो लिखते हैं उनका जब चुनाव के बीच में उनकी जब क्रांतिकारी पत्रकारिता दिखती है, वो लिखते हैं एक उनका वीडियो बनता है, मैं राहुल हूं, मैं आ गया। एक उनका वीडियो, मैं खड़गे हूं, मैं ईमानदार हूं। अरे बाबा, मैं कन्हैया कुमार हूं। मतलब आप कांग्रेस के 542-43 जितने लोग चुनाव लड़ रहे थे, जितने बड़े नेता थे, उनके लिए आपने मैं खड़गे हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। अरे भाई ये क्या है? अच्छा, ये कौन सी पत्रकारिता है? 4 जून के बाद, 4 जून से पहले से, 4 जून के बाद से लेकर अब तक जो है पिछले 3-3.5 महीने में ये लोग कम से कम 20 से 25 बार मोदी की सरकार गिरा चुके हैं। बस भी हर शुक्रवार गिरा देते हैं। हर बार नई डेट आती है। अभी मैं आपको नई डेट बताता हूँ। जो पहले सबसे इससे पहले लास्ट जो डेट आई थी वो 17 सितंबर थी। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैंने ट्वीट भी किया। 17 सितंबर को एक असली गोदी मीडिया ने किया, 17 सितंबर को मोदी को रिजाइन करना होगा। अब 17 सितंबर निकल गई तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अब लेटेस्ट डेट कब आएगी? अब लेटेस्ट डेट आ चुकी है। लेटेस्ट डेट जो है वो 3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें लिखा है संजय जोशी का बीजेपी अध्यक्ष बनना तय, और बीजेपी अध्यक्ष संजय जोशी के बनते ही मोदी का जाना तय। जी आप मतलब क्या कर रहे हो? ये मिल रहा है इसको, लेकिन एक चीज आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, इसमें हिट्स मिल रहे हैं तो, लेकिन ये हिट्स के लिए तो कर रहे होंगे, लेकिन इसमें एक चीज और, इनको जो हिट्स मिल रहे हैं ना, मैंने ये भी कहीं पढ़ा था, इनके हिट्स, ऐसी खबरों के जो हिट्स हैं उसमें मैक्सिमम नंबर जो हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की में हिट्स मिल रहे हैं। जी। क्योंकि वो लोग चाहते हैं, वो लोग उम्मीद में बैठे हैं कब मोदी सरकार, और यहाँ पर उनका एक इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर उनका इकोसिस्टम वाले हिट करने वाले हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम हिट करने वाले भारत के बाहर के लोग हैं। तो आप बेवकूफ बनाए जाओ। अभी हम जब टॉपिक्स की बात कर रहे थे कि भाई सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक आता है या नहीं, उस समय जॉब कर रहा था मैं, इंजीनियर के रूप में जॉब कर रहा था। यहाँ पर कैसे आ गए हैं वो पता नहीं है, बट इंजीनियर के रूप में मैं उस समय जॉब कर रहा था। और जो हमारे दिमाग में, मोदी जी ने देश का, राहुल गांधी कहेंगे मोदी जी ने देश का हाल कर दिया कि एक इंजीनियरिंग करने वाला लड़का जो आज देखो वीडियो बना रहा है, कैमरा ले लेकर गली गली घूम रहा है। तो अचानक से टीवी पर या एनडीटीवी पर कोई आकर बोलता था कि भाई आतंक का तो कोई रिलीजन नहीं है। ये हमारे दिमाग में भी सब कुछ फैला हुआ था, बनाया हुआ था। हम कॉलेज में इस टाइप की बातें करते थे। अब मैं जब इस तरीके से सोचता हूं तो उस समय की जो सरकार थी, उस समय की सरकार क्या कर रही थी? उस समय की सरकार का जो गृह मंत्री था, उनका खुद का बयान है हिंदू टेरर, राइट, सुशील कुमार शिंदे का। दूसरी तरफ आप फेक केसेस बना रहे थे, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा का हो गया, कर्नल पुरोहित का हो गया। और तीसरी तरफ आप एक नैरेटिव बना रहे थे आतंक का कोई रिलीजन नहीं और भगवा आतंकवाद। तो जो सरकार का नैरेटिव था वो तो एनडीटीवी या और अन्य चैनलों पे, तो असली गोदी मीडिया कौन हुआ? असली गोदी मीडिया कौन हुआ? यही मैं तो एग्जैक्टली, तो ये उस समय जो सरकार का नैरेटिव था वो एनडीटीवी चला रहा था, क्योंकि सरकार से पैसे ले रहा था जी, सरकार से वो सब चीजें कर रहा था, इसलिए उनका नैरेटिव चला रहा था। अब हिंदू टेरर, ये टर्मिनोलॉजी कांग्रेस की गढ़ी हुई है, ये सबको पता है। कांग्रेस और शरद पवार जो है, इन लोगों ने मिलकर ये टर्मिनोलॉजी गढ़ी थी, हिंदू टेरर। अब उसको, हिंदू टेरर को उन्होंने गढ़ा, अब एनडीटीवी की जिम्मेदारी थी, क्योंकि भैया एनडीटीवी तो उन्हीं का पालतू था, तो वो उनकी जिम्मेदारी थी उस नैरेटिव को बढ़ाना। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अब ये देखिए कि जब ये मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, अब लोग मेरे को, आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता करना, मैं कैसी पत्रकार, बहुत सारे लोग मेरी पत्रकारिता सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन जब मुंबई में आतंकी हमला होता है और उसके बाद ये कहा जाता है, उसके बाद एक किताब आ जाती है जिसमें लिखा जाता है कि ये आरएसएस की साजिश थी। क्या उस वक्त देश के कितने पत्रकारों ने सवाल किया? सरकार थी ना, सरकार थी। उस समय जो देश के टॉप के पत्रकार थे, जो एंकर थे, उन्होंने सरकार से, कितने लोगों ने सरकार से सवाल किया? ये मुझे लगता है शोध का विषय है। कितने लोगों ने उस वक्त सरकार से सवाल किया जब कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया,
उनका नरसंहार चल रहा था। इन्हीं पत्रकारों ने, जो आज कांग्रेस आईटी सेल के लिए काम कर रहे हैं, ये तब लिफाफा पत्रकारिता कर रहे थे, इन्होंने उस पूरी खबर को दबा दिया। ऐसी कितने इंसिडेंट हैं जो देश में पत्रकारों ने जब सवाल नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो लिफाफा पत्रकारिता कर रहे थे और आज आईटी सेल के लिए काम कर रहे हैं। अशोक जी, इसमें देखिए, ये अगर आप उस वक्त की जो मीडिया रिपोर्टिंग थी, अब कितने पाप छुपाए गए, अगर उस पर कोई शोध करे ना, मुझे लगता है बहुत बहुत वंडरफुल शोध होगा, कमाल का शोध होगा। उस वक्त किस तरह की भारत में पत्रकारिता, अभी भी निकल जाता है ना, कई लोग छोटी छोटी क्लिप निकल आते हैं। यही सुप्रिया सिन्हा जो है, मैंने इस पे पूरा 25 मिनट का एक प्रोग्राम किया है कि उस टाइम पे क्या क्या चीजें चल रही थी। तो वो बता, ये वही यही सुप्रिया सिन्हा जो है वो एनडीटीवी पे बैठकर बताती थी कि फार्म जो है लॉ जो है वो क्यों होने चाहिए, और ये इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो आज वायरल हुई हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत शोध का विषय है, और ये एक्चुअल में गोदी मीडिया उस वक्त लोगों ने देखा। आज तो मैं देखता हूँ कि मीडिया अलग अलग तरह से रोज गाली देते हैं प्रधानमंत्री को, गाली भी देते रोज हैं, सरकार गिराते हैं। हाँ, रोज सरकार भी गिराते हैं, रोज मोदी की। तो इसलिए जो है मुझे लगता है ये सब चीजें जो है ना, बिल्कुल पड़ता है। और मैं इसको नैरेटिव वॉर कहता हूँ। ये नैरेटिव वॉर है, और इनको नैरेटिव बनाना आता है। जो अभी जो लोग जिनको राष्ट्रवादी कहा जाता है, उनको नैरेटिव बनाना नहीं आता। पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी आज कितनी बड़ी पार्टी हो जाए, लेकिन उसको नैरेटिव बनाना नहीं आता। नैरेटिव वॉर में लगातार वो मात खा रही है, लगातार वो मार खा रही है कांग्रेस से। ये जो आपने कहा ना, ये प्रेस्टिट्यूट जैसा शब्द, ये ठीक है, मैं हालांकि निजी तौर पर मैं मानता हूँ, किसी को भी मैं देशद्रोही इसलिए कहना कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने एक चीज गढ़ दी और आप उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे हो, और आप अपना कुछ नैरेटिव भी नहीं बना पा रहे हो। वो किस लिए? क्योंकि इनका पूरा इकोसिस्टम है, आपका कोई इकोसिस्टम नहीं है। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, समाव नेशनलिस्ट को स्वीकार करनी पड़ेगी। एक किसी जो है पत्रकार फेक न्यूज़ फैला रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, गलत काम कर रहा होगा, चोरी कर रहा होगा, उसने जो है चीन से पैसे ले लिए होंगे, उसके बावजूद अगर उस पर छापा पड़ता है तो ये मीडिया की आज़ादी पर हमला हो जाता है। लेकिन अगर एक्चुअल में रिपोर्ट करने के कारण, कांग्रेस से सवाल करने के कारण देश के 14 पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो ये प्रेस की मीडिया की आज़ादी पे हमला नहीं होता। तो ये नैरेटिव वॉर है, और नैरेटिव वॉर में वो लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम रहा है। उन्होंने इतने साल तक सरकार चलाई है, इकोसिस्टम उनका रहा है, और वो ऐसी कई चीज़ें गढ़ते गए हैं। जैसे आपने अभी गोदी मीडिया का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गढ़ दी। मैं आपको ये भी बात बता दूं, मैंने अभी पिछले दिनों एक और इंटरव्यू में बताई थी, मुझे ये बात को स्वीकार करने में, इसमें ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें भारत के खिलाफ काम करने वाली बड़ी ताकतें हैं, जिसमें ये जो लेफ्ट का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी है, इतिहासकार भी हैं। हमारे इतिहास से हमको इस तरह से पढ़ा दिया गया कि हम तो अकबर महान है और राणा प्रताप के बारे में हम जानते ही नहीं, ठीक है ना, ये हमें इतिहास पढ़ा दिया गया। मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूँ, और वो नैरेटिव हर तरह से बनाया गया, इतिहास के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। मैं ये बता रहा था कि जब, जैसे आपने कहा ना आप कॉलेज में थे, जब तक मैं कॉलेज में था ये सब करके, और उसके बाद भी बहुत समय तक मुझे मंदिर जाना बड़ा खराब लगता था। अच्छा। और मुझे कोई भगवा में दिख जाता ना, मुझे उससे चिढ़ होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि मेरे ऊपर हिंदी फिल्मों का प्रभाव था जी। ये हिंदी सिनेमा ने मतलब कहीं ना कहीं हमारे जहन पर अंकित कर दिया, और ये पूरी की पूरी चीज़ है, मुझे बहुत समय लगा इससे निकलने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो नैरेटिव वॉर है, ये आपके जहन पर असर डालती है, बहुत गहरा असर डालती है, और वो जो शब्द होते हैं ना, वो कई बार आपको जो है आपकी पूरी सोच को ख़त्म कर देते हैं। मतलब आपकी जो बुद्धि किस लिए होती है? तर्क करने के लिए होती है। लेकिन अगर मैं भगवा देख करके मेरे मन में एक विचार बन गया और मैं वही विचार, तो इसका मतलब है कि मेरी तर्क करने की शक्ति खत्म कर दी। तो ये लोग जो भांग कह रहे हैं ना, ये लोग इसी तरह से भांग जो है पिलाते हैं, भांग खिलाते हैं, आपकी तर्क करने की शक्ति खत्म कर देते हैं। सब गोदी मीडिया कह दिया, तो अब आप तर्क नहीं करोगे मेरे से। आप अशोक श्रीवास्तव के तर्क से बहस नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, उसके तर्क का जवाब नहीं, आप कह दो गोदी मीडिया। मैंने रवीश कुमार जी को एक डिबेट में बुलाया था एक दिन, मैंने उनको कश्मीर पे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो डिबेट करता नहीं। मैंने कहा आप प्रोग्राम करते हो, आओ कश्मीर पे बात करते हैं, लेकिन वो नहीं आए। तो वो तर्क से नहीं, वो किसी कोने में जाकर अशोक श्रीवास्तव गोदी मीडिया कह देंगे, बस नहीं, वो मतलब वो वैसे तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे डरते हैं इसलिए उनके शो में नहीं आते,
वैसे रवीश कुमार खुद किसी के शो में नहीं जाते क्योंकि वो डरते हैं। तो एक बड़ा वर्ग है जिसमें एक एपिटॉम की तरह है, जर्नलिज्म का एपिटॉम रवीश कुमार इस तरीके से दिखाया जाता है। उनके ऊपर विदेशों में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनको बुलाया जाता है, या फिर कई फिल्में मैंने ऐसी देख ली हैं जिनमें रवीश कुमार जैसा दिखने वाला पात्र एक सच्चा पत्रकार, ठीक, इस तरीके की पहले बरखा दत्त दिखाई जाती थी, अभी रवीश कुमार दिखाया जाने लगा है। इस तरीके का एक नैरेटिव जो है वो बेचा जा रहा है। अब रवीश कुमार बोलते हैं कि भाई जो पत्रकार का काम होता है वो सिर्फ क्रिटिसाइज करना होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने आप मशीनरी है, वो पैसा खर्च करके अपना प्रचार कर लेती है। तो सिर्फ क्रिटिसिज्म एक रिपोर्टर का काम होता है। आपका व्यू जानना चाहता हूँ, रिपोर्टर का काम अगर रिपोर्टर का काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना होता है, मतलब सरकार अगर पैसा खर्च करके कर लेगी तो पैसा तो कांग्रेस भी खर्च करके कर रही है। बिल्कुल। तो आप तो मतलब और आप किसके लिए कर रहे हो? आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि राहुल गांधी की गदा हिलाने का तरीका भी आपको बाहर है। तो मतलब ये अगर पत्रकारिता है तो फिर भैया मतलब भगवान बचाए पत्रकारिता। ऐसे मेरे को याद है 2012 में भाजपा ने एक भारत बंद की घोषणा करी थी और रवीश कुमार ने कैटेगोरिकली भाजपा को क्रिटिसाइज किया था कि वो भारत बंद करने से भारत चलेगा क्या। और आज की डेट में जितने भारत बंद के कॉल्स आते हैं रवीश कुमार उनको कहता है कि हाँ हाँ होना ही चाहिए भारत बंद। वो तो उनके बहुत सारे ट्वीट वो वायरल है। लोग पहले रवीश कुमार के सोशल मीडिया की देखिए एक ताकत है कि आपको वो नंगा कर देती है। आपने जो कल कहा आज का वो लोग उस पर कंपेरिजन कर देंगे। तो वो तो आप वही लोग तो रोज नंगे होते हैं इसलिए बेशर्म होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा मूल सवाल ये है कि देखिए हम अगर किसी चीज को अगर भारत बंद को हम गलत मानते हैं तो हम उसको हमेशा गलत माने। अगर आपको लगता है कि बंद से कुछ नहीं होता, आप एक समय सही माने एक समय गलत, वो नहीं हो सकता आपके। और दूसरी बात यह है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये पत्रकारिता की कौन सी थ्योरी है कि विपक्ष को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर राहुल गांधी भारत से बाहर जाकर भारत का लेकर झूठ बोलेंगे, अगर वो गलत तथ्य देंगे तो क्या उनको क्रिटिसाइज नहीं? अगर राहुल गांधी ये कहेंगे, और मैं ये देखना चाहिए जो भारत का असली गोदी मीडिया, कितने लोगों ने इस पे वीडियो बनाई, ये यूट्यूबर्स ने। राहुल गांधी ने कहा मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी, एक भी उसमें दलित नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, एक भी उसमें आदिवासी नहीं है। अरे भाई साहब, भारत की पहली मिस इंडिया अल्पसंख्यक थी और 42 हो चुकी हैं, और आपने कितनी सफेदी से झूठ बोल दिया। क्या ये मीडिया का काम नहीं है? क्या मीडिया विपक्ष को, क्योंकि वो विपक्ष में है, उनको फ्री रन दे दे कि आप झूठ बोलो, आप भड़काओ बयान दो, आप दंगे भड़काओ, आप जाति में बांटो, फ्री रन दे दे? ये कहाँ की पत्रकारिता करिए कि सवाल पूछने की इजाजत। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं। अब सोशल मीडिया हम लोग एक तरफा नहीं रह सकते। बिल्कुल कि हम लोगों ने कुछ कहा और चले जाएं। लोगों को हमसे सवाल पूछने का हक है। लेकिन ये सवाल पूछने वाली जो बात है, अब यही जो आप कह रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं दिन भर कहते हैं सवाल पूछो, मैंने इन लोगों से सवाल पूछा, वो मुझे सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देते हैं, ट्विटर पे ब्लॉक कर देते हैं। मेरे साथ भी बहुत लोग आके गाली गलौज करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको म्यूट कर दूं, वो दिखाई ना दे मुझे कोई गाली गलौज कर रहा है। मैं ब्लॉक बड़ा रेयर करता हूँ जब मुझे लगता है कि कोई आदमी, तो लेकिन मुझे कोई सवाल पूछे उसको मैं ब्लॉक नहीं करूंगा। लेकिन ये सारे लोग हैं जिनसे मैंने सवाल ही पूछे थे। सिर्फ इनके सवाल पूछे थे। चलिए अंतिम प्रश्न है। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि अजीत अंजुम जी हो गए, है ना, हमारे अभिसार जी हो गए, या फिर रवीश जी हो गए। तो ये बेसिकली अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। बरखा को तुम यहाँ पे भी भूल गए। विमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर है। तो बरखा हो गई, बरखा जी हो गई। तो अभी ये सारे जो है ना इनके, या फिर एक प्रज्ञा मिश्रा है, क्या नाम है? प्रज्ञा मिश्रा, राहुल, चलो जो भी है। अब ये लोग जो है ना, मैंने इनका देखा, ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, हर हफ्ते हर महीने सरकार गिरवाने पे कि भाई इस तारीख को सरकार गिरेगी, ये सब चल रहा है। एक बात और इन लोगों ने कही, जैसे कि अजीत अंजुम हो गए, पुण्य प्रसून हो गए, विसार हो गया, रवीश ने तो खुले रूप से कही थी कि भाई इस अमुक व्यक्ति की वजह से हमारी नौकरी चली गई। वो बेसिकली प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न यही है, आपको क्या लगता है इस चीज? ये प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि इन लोगों को रवीश कुमार को कहे कि अरे रवीश कुमार को खाओ भाई, रवीश कुमार को हटाओ यहाँ से। देखो एक चीज है, पहली बात तो एक बात समझिएगा, पत्रकारिता में हर समय में मुश्किल दौर रहा है। जर्नलिस्टों के लिए काम करने की मुश्किल रही है। सरकार से लड़ना, सरकार से भिड़ना हर दौर में मुश्किल रही है। और हर दौर का मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसा किया था।
इंदिरा गांधी ने भी किया था, राजीव गांधी ने भी किया था। राजीव गांधी तो एक पूरा का पूरा कानून बना रहे थे कि कैसे आवाज दबाई जाए। हर दौर में होता है और हर दौर में पत्रकारों की नौकरियां भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। और ये आप उठा के देख लीजिए, और हर दौर में पत्रकारों को, संपादकों को झाड़ भी पड़ती है। फिर मैं संजय बारू की किताब का जिक्र कर रहा हूँ। संजय बारू की किताब पढ़िए, उसमें लिखा हुआ मनमोहन सिंह ने किस तरह से प्रणव राय को एक दिन कोई ऐसी रिपोर्ट चली गई जिसके बाद मनमोहन सिंह ने फोन उठा के प्रणव राय को ऐसे झाड़ लगाई कि प्रणव राय को लगा कि ये मेरे प्रिंसिपल हैं क्या, जिस तरह से झाड़ रहे हैं। ये सब हर दौर में होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये मानता हूँ आज मीडिया जितना आज़ाद है उतना कभी नहीं था, और सोशल मीडिया ने, यूट्यूब ने सबको आवाज़ दी है। जहाँ तक नौकरी जाने की बात है, ये देश का एक बार फिर बहुत बड़ा फेक नैरेटिव झूठ है। पहली बात, पुण्य प्रसून वाजपेयी की नौकरी, लोग पुण्य प्रसून वाजपेयी के बोला कि हम मेरे को निकाल दिया, तो भाई साहब आप तो इससे पहले भी कई चैनल से निकाले गए हो। तब आपको किसने निकाला था? तब आपको किसने निकाला था? जब लालू यादव ने आपको सहारा से आपका बोरिया बिस्तर बनवा दिया था, तब आप तब क्या नरेंद्र मोदी थे? तब तो लालू यादव, मनमोहन सिंह थे। आप सहारा में आपको घुसने तक नहीं दिया, आपको कहा पैक करो निकलो। उसके बाद कई चैनलों से आप गए ना, क्रांतिकारी ज्यादा थे ना। आज तक में उनकी नौकरी क्यों गई? लाला आपका जो मालिक है, आपके मालिक को जो बिजनेस दे रहा है, आप उसी की जड़ें खोद रहे हो, तो आपको मालिक क्यों रखेगा? सही बात है। इसमें मोदी क्या करेगा बेचारा? आपको जो आदमी आपको अब आप देखिए, इसी तरह से आज एक और पत्रकार हैं जिनकी एबीपी में नहीं, जिनकी दैनिक जागरण में इसलिए नौकरी गई क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ लिख दिया था। अब और अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया, उनकी नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि हर दौर में ऐसा होता है और हर सरकार में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। कर्नाटक में अभी बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर वो आ रही है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, रवीश कुमार ये गलत फहमी में रहते हैं कि भाई अरे अडानी को चैनल खरीदना है तो वो क्या मतलब तुमको वो देख, मतलब तुम उस चैनल में रहते या तुम आज यूट्यूब बना रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम अपनी बात आज भी कह रहे हो, कल भी कह रहे थे, तुम पहले भी वही गाली दे रहे थे, आज भी वो अपनी आलोचना कर रहे हो। तो अगर तुम उसके चैनल में किसी कोने में पड़े रहते, क्या फर्क पड़ता? आपका व्यूअरशिप और मुखर होकर बोल रहे हैं, मुखर होकर। और दूसरी बात, उनको व्यूअर मिले। एनडीटीवी को तो व्यूअर नहीं था। आपको तो खुश होना चाहिए। तो और अडानी चाहे कुछ भी हो, अडानी जो है, मैं ये मानता हूँ कि अडानी जो है, आप कुछ भी उसको कह लो, लेकिन वो इतना वेला आदमी नहीं है कि एक आदमी के लिए चैनल खरीद लेगा। इतना खलियर नहीं बैठा वो। सही बात है। कि एक आदमी को और मैं एक बात और ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप अभी अडानी को आप कितनी गाली दे दो, अडानी अंबानी को गाली दे लो, आप कुछ कह लो। अभी खबर क्या आई है? अभी खबर आई है अमेरिका में जॉर्ज सोरस 200 रेडियो स्टेशन एक्वायर कर रहा था। वो क्यों कर रहा है? रिजीम चेंज के लिए जी। वो अपने पॉलिटिकल अपने तो आप सोचिए कि वो जॉर्ज सोरस हिंदुस्तान में भी ऐसा कर सकता है। बिल्कुल। और करा, उसने बहुत सारे फंडिंग कर रहा है, बहुत सारे जो पीछे से फंडिंग कर रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अडानी अंबानी ने कम से कम 2 चैनल बचा के रखे हैं, जो कम से कम भारत के खिलाफ अगर कोई, क्योंकि अभी तो जैसे वॉर जैसी सिचुएशन है, पता नहीं क्या होगा। इस वॉर जैसी सिचुएशन में अगर जॉर्ज सोरस हमारे चैनल चलाए, रेडियो स्टेशन चलाएगा, तो भारत को बर्बाद कर देगा। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं, पता नहीं जाम्बिया या कौन से देश हैं, उनको भारत ने अनाज दिया है, ठीक है ना। और जो भूखमरी का रैंकिंग थी, वो सारे देश भारत से आ गए, ठीक है ना। हाँ, सब देश आ गए। तो ये दुनिया की सबसे फेक नैरेटिव है, सबसे। और मैंने अपनी किताब में इसको लेकर भी एक चैप्टर लिखा है कि ये कैसे कौन लोग तैयार करते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जब मैं ये सारी जो रैंकिंग तैयार करने वाले थे, जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो ये किसकी गाथा गा रहे थे। वो क्लिप कट हुआ है मोहम्मद जुबैर, उसकी अरफा खानम जो कहती है भारत माता की जय, कम्युनल नारा है। ये इन सब की रिपोर्ट इसमें छाप रखी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रैंकिंग बनाने वाली जितनी संस्थाएं हैं, उन सब की फंडिंग जो है कहीं ना कहीं उसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। और इनकी सबकी जो वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो भारत का नक्शा आपको कश्मीर से, ये फर्जीवाड़ा।